नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी अभूतपूर्व घटना पर बात कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधा हमला किया है। जी हाँ। दशकों के तनाव के बाद ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने इस तरह का सीधा कदम उठाया है। तो जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है और इसके मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, ये वाकई एक अहम मोड़ है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के 3 खास परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। कौन कौन से हैं वो? एक तो फर्दो, दूसरा नतांज और तीसरा इस्फहान। नतांज और इस्फहान पर तो क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा। लेकिन फर्दो के लिए मामला थोड़ा अलग है। वो साइट जमीन में बहुत गहरी बताई जाती है, करीब 300 फीट नीचे। 300 फीट जी। काफी गहरा है। जी, तो उसके लिए अमेरिका ने अपना वो खास बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किया है, GBU-57, जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये बहुत शक्तिशाली बम है। हाँ, ये खास तौर पर जमीन में बहुत गहरे मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए ही बना है और इसे एक स्टेल्थ बॉम्बर से गिराया गया। और दिलचस्प बात ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे शांति के लिए उठाया गया कदम बताया है। ये दावा, इस पर बात करनी होगी। चलिए इसी दावे को और इसके पीछे की जो हकीकत है उसे थोड़ा टटोलते हैं। पहला सवाल तो यही है, क्या ये हमला कामयाब रहा? मतलब जो मकसद था वो पूरा हुआ? देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा सा क्या कहते हैं पेचीदा हो जाता है। ईरान तो लगातार कह रहा है कि उसके संवर्धित यूरेनियम को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। अच्छा, ईरान का ये दावा है? जी, और सिर्फ ईरानी नहीं, IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जो इन साइट्स की निगरानी करती है, उन्होंने भी कहा है कि आसपास के इलाके में कोई असामान्य रेडिएशन नहीं मिला है। हाँ। तो अब ये जो GBU-57 बम है, माना जाता है कि ये करीब 200 फीट तक भेद सकता है, लेकिन फर्दों 300 फीट गहरा बताया जा रहा है। हाँ, ये अंतर है। तो सवाल यही है कि ये बम आखिर कितना असरदार रहा। अभी तक तस्वीर कह सकते हैं पूरी तरह साफ नहीं है। तो एक तरफ अमेरिका के दावों पर या कहें कि हमले के असर पर सवाल है, वहीं दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उन्होंने तो इस हमले की बहुत तारीफ की है। हाँ, बिल्कुल। इसे इतिहास बदलने वाला कदम तक कह दिया। ऐसा लगता है कि हाल में जो ईरान ने इजरायल पर हमले किए थे, उसके बाद जो दबाव उन पर था वो अब शायद कुछ कम हुआ महसूस कर रहे हैं। हाँ, नेतन्याहू की प्रतिक्रिया तो लगभग अपेक्षित ही थी, लेकिन अमेरिका के अंदर वहां मामला थोड़ा बटा हुआ है। अच्छा, वहां क्या चल रहा है? सीनेट लीडर चक शूमर ने वॉर पावर्स एक्ट पर वोट कराने की बात कह दी है। वॉर पावर्स एक्ट, ये वही है जो राष्ट्रपति की युद्ध शुरू करने की शक्तियों को सीमित करता है, बिना कांग्रेस की मंजूरी के। जी हाँ, बिल्कुल वही। मकसद यही है कि राष्ट्रपति एक तरफा ऐसे बड़े फैसले ना ले सकें। और दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के कुछ समर्थक भी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो भी इस कदम से थोड़े नाखुश है। क्यों? उनका मानना है कि उन्होंने ट्रंप को वोट इसलिए दिया था कि वो अमेरिका को अंतहीन युद्धों से बाहर निकालेंगे, ना कि जैसा कुछ आलोचक कह रहे हैं, मेक इजराइल ग्रेट अगेन के लिए। ये तो विडंबना ही है, क्योंकि ट्रंप खुद पहले राष्ट्रपति ओबामा की बहुत आलोचना करते थे। कहते थे कि वो शायद ईरान पर हमला कर देंगे और खुद को हमेशा एक शांति दूत की तरह पेश करते थे। हाँ, उनके पुराने ट्वीट्स आजकल खूब चल रहे हैं। बिल्कुल। खैर, इन सब बातों के बीच सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा, वो कैसे जवाब देगा। यही इस वक्त $1 मिलियन क्वेश्चन है, कह सकते हैं। क्या ईरान सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट में जो अमरीकी ठिकाने हैं, जैसे कतर में, UAE में, बहरीन में, उन पर हमला करेगा? ट्रंप ने तो चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जी, चेतावनी तो दी है। या फिर दूसरा रास्ता यह है कि ईरान अपने प्रॉक्सी समूहों का इस्तेमाल करे, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में हूती विद्रोही हैं, या फिर हमास। ये एक तरह की अप्रत्यक्ष लड़ाई होगी। हाँ, ये भी एक संभावना है। और एक और बड़ी चिंता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण जलमार्ग है। दुनिया का करीब 20-25% तेल वहीं से गुजरता है। अगर ईरान ने उसे ब्लॉक करने की कोशिश की तो वैश्विक तेल बाजार में तो भूचाल आ जाएगा। कीमतें कहाँ जाएंगी पता नहीं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक हथियार है ईरान के पास। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइलों का जो जखीरा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। उनके पास अभी भी हमला करने की क्षमता है। सही कहा।
और देखिए, इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। याद करना होगा कि 2018 में ट्रंप प्रशासन ने ही अमेरिका को ईरान परमाणु समझौते से बाहर निकाला था। हाँ, JCPOA से। जी, कई जानकार मानते हैं कि उसी के बाद ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से तेज कर दिया और शायद उसी की वजह से आज ये नौबत आई है। तो मतलब एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप इसे शानदार सैन्य सफलता बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो एक पीस मेकर, एक डील मेकर वाली छवि थी, उसको तो धक्का लगा है ना? हाँ बिल्कुल, वो नोबेल शांति पुरस्कार का जो सपना शायद वो देख रहे थे, हाँ, वो तो अब दूर की कौड़ी लगता है। खासकर तब जब इसी साल वो ईरान के साथ दोबारा किसी तरह के समझौते की कोशिश करते हुए दिख रहे थे। तो ये काफी विरोधाभासी है। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी क्या है, क्या लग रहा है? देखिए, फिलहाल स्थिति बहुत नाजुक है, बेहद अनिश्चित। हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने इजराइल पर हमले जारी रखे, जैसा कि अंदाजा भी था। तो अब ये देखना बाकी है कि क्या ये टकराव और बढ़ेगा, क्या अमेरिका इसमें और सीधे तौर पर शामिल होगा, और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, खासकर तेल की कीमतों के जरिए, इसका क्या और कितना असर पड़ेगा। ये सब बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। सही बात है। हमले की असल कामयाबी पर अभी भी सवाल है और इसके दूरगामी नतीजे क्या होंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। एक सोचने वाली बात ये जरूर है कि क्या इतिहास इस कदम को शांति की तरफ एक निर्णायक मोड़ मानेगा, या फिर एक ऐसे टकराव की शुरुआत जो शायद पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले ले। ये सवाल ये सोचने पर मजबूर करता है। जी हाँ, ये सवाल वक्त ही बताएगा।